Class ninth, here we are with another lecture of chapter 2, that is matter around us pure? So today the topics which we have to cover are physical and chemical changes, types of pure substances, difference between mixtures and compound. So let's get started. So here it is given in your NCERT's books, the introduction of physical and chemical changes. Let me read this for you. To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and a chemical change. So प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो है फिज़िकल और केमिकल डिफरेंस भी जानना चाहिए. In the previous chapter, we have learned about a few physical properties of matter. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. So जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कुछ physical properties पढ़ी थी हमने मैटर की, और जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग थी और कुछ स्पेसिफिक थी लाइक कलर, हार्डनेस, कि कलर क्या है किसी सब्सटेंस का, हार्डनेस कितनी है उसकी, रिजिडिटी कितनी है, फ्लूडिटी कितनी है उसकी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट कितना है और मेल्टिंग पॉइंट कितना है. ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक बताती है, इसलिए ये सब प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मैटर की. The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. So बहुत ही अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है कि जो इंटरकन्वर्जन होता है स्टेट्स का, यानी कि कोई लिक्विड है वो अगर दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है या लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड है तो वो अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड है तो वो सॉलिड में या गैस में चेंज हो रहा है. मीन्स जब कोई स्टेट का इंटरकन्वर्जन होता है, कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करता है, तो वो इंटरकन्वर्जन हमेशा फ़िज़िकल चेंज कहलाएगा. वो हर वक्त किसी भी स्टेट का इंटरकन्वर्जन फ़िज़िकल चेंज ही माना जाएगा बिकॉज दीज चेंजेस without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. यानी कि ये जितने भी चेंजेस होते हैं इनके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता एंड देयर इज़ नो चेंज इन केमिकल नेचर, और जो भी सब्सटेंस है उसका केमिकल नेचर नहीं बदलता है. सो इसे आप एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं. हेयर इट इज़ गिवन, आइस का एग्ज़ाम्पल है. ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर all look different and display different physical properties, they are chemically the same. जैसे कि एग्जांपल है आइस. आइस एक सॉलिड है, अगर उसका इंटरकन्वर्जन हो रहा है, उसको हम हीट करते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है वाटर में, पहले वो मेल्ट होगा तो वो वाटर में चेंज होगा, यानी यहाँ वो सॉलिड से चेंज हो गया लिक्विड के अंदर. तो उस वक्त सॉलिड के जो आइस की जो केमिकल कंपोजिशन है, आइस तो हमेशा H2O ही रहेगी ना, वाटर भी हमेशा H2O ही रहेगा, और गैस से वेपर्स बनेंगी तो भी वो H2O ही रहेगा. यानी कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो चेंज नहीं हुआ. डेट मीन्स आइस का जो इंटरकन्वर्जन है वो एक फ़िज़िकल चेंज है, वो एक केमिकल चेंज नहीं है, वो सिर्फ एक फ़िज़िकल चेंज है. तो इंटरकन्वर्जन जब भी होता है स्टेट्स का वो हमेशा फिज़िकल चेंज रहता है. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. They differ in order and inflammability. सो क्लास यहाँ पर आपको वाटर और कुकिंग ऑयल का एग्जांपल दिया हुआ है कि दोनों लिक्विड हैं, लेकिन दोनों के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं. कैसे डिफरेंट होते हैं? दे डिफ़र इन ऑर्डर, यानी कि उनकी स्मेल जो है दोनों की अलग होती है, और इनफ्लेमेबिलिटी यानी कैपेसिटी टू सेट ऑन फायर, कि फ़ायर कितना सेट हो सकती है उनके थ्रू. उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों वाटर और कुकिंग ऑयल एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. वी हैव नो दैट ऑयल बर्न्स
in air whereas water extinguishes fire. जो ऑयल होता है एयर में बर्न होता है और वाटर जो है एक्सटिंग्विश कर देता है फायर को, यानी कि उसे बुझा देता है. इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल डेट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. यही एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो ऑयल को वाटर से डिफरेंट बनाती है. बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज. During this process, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. और इस प्रोसेस के अंदर, बर्निंग या फिर केमिकल प्रोसेस के अंदर, एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे के साथ में और चेंज उसके अंदर होता है केमिकल कंपोजिशन का. उसका जो केमिकल नेचर है वो बदल दिया जाता है, इसलिए उसे केमिकल चेंज कहते हैं. केमिकल चेंज brings change in the chemical properties of matter and we get new substances. Chemical change से chemical properties में change आता है और हमें एक नया substance मिल जाता है. A chemical change is also called a chemical reaction. During burning of a candle, both physical and chemical changes take place. Can you distinguish this? जब कैंडल की बर्निंग होती है तो दोनों चीज़ें होती हैं, फ़िज़िकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं. तो क्या आप थोड़ा इसको सोच सकते हैं कि कैसे हो सकता है, उसमें फ़िज़िकल चेंज भी कैसे होता है और केमिकल चेंज भी कैसे हो सकता है. यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कि जब कैंडल बर्न होती है तो कैंडल पहले सॉलिड होती है और वो जब बर्न होती है तो हीटिंग इफ़ेक्ट से वो मेल्ट हो जाती है. तो वो जो मेल्टिंग हुआ वो उसका फ़िज़िकल चेंज है. लेकिन जब वो बर्न होती है तो वो पूरी एक्सटिंग्विश नहीं, वो जब बर्न होती है तो वो उसमें से फ्लेम जो डेवलप होती है वो मोम को जो है कंज्यूम कर लेती हैं. जो मोम होता है उससे कंज्यूम हो जाता है. डेट मीन्स वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आए हैं. सो हेयर वी कैन टेक नोट्स. फिज़िकल चेंजेस के बारे में है. फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर फिजिकल चेंजेस. ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तब उसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस. और कॉमन जो फिजिकल चेंजेस है वो है चेंज इन कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट ये डेफिनेशन दी हुई है केमिकल चेंजेस की. द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस. केमिकल न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं. और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. चेंज इन ऑर्डर और इनफ्लेमेबिलिटी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. नेक्स्ट आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर डिफ्रेंशिएट करके दिया हुआ है फिजिकल चेंज. और लेट मी रीड दिस फॉर यू. द फर्स्ट डिफरेंस इज इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल स्टेट, शेप और साइज़ में चेंज आता है फिजिकल चेंज में. और जो केमिकल चेंज है उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है. नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है. इट इज़ रिवर्सिबल. फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल होता है हमेशा. फिज़िकल चेंज को हम जैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स है, आप आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस वाटर को हम दोबारा सॉलिड में आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ. इट इज़ इरिवर्सिबल, डेट मीन्स परमानेंट. जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हम दोबारा से सेम जो रिएक्टेंट है उसे नहीं बना सकते हैं. ये परमानेंट चेंज होता है, एक बार हो गया तो हो गया. और एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये जो रीसेंट टाइम है, ड्यूरिंग लॉकडाउन आप अपने घरों से पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक टर्म्स हैं आपके ऊपर, आपके अंदर, उन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं. आप घर पे बैठे बैठे आपको अभी तक जितनी भी आपने स्टडीज़ की है
उसको आप घर पे बैठे अपना खुद का इवैल्यूएशन करके स्टडी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यहाँ पे कुछ टर्म्स आई, तो ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं, आप बहुत ईयर से इसे पढ़ते आ रहे हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसे पढ़ा है। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं समझ आ रहा होगा कि रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, चेंज क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये जो माइनर और बेसिक टर्म्स हैं, इनको आप घर बैठे बैठे फ़ोन के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू पढ़, और ये बहुत ही वैल्यूएबल आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू ऑल आउट थ्रू योर लाइफ। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फिज़िकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। Next topic we have is what are the types of pure substances? Pure substances के क्या क्या types होते हैं? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. जो substances को 2 categories में classify किया गया है, elements में और compounds में। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है elements. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Anton Laurent Lavoisier, 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. So क्लास यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने ये जो टर्म थी एलिमेंट, उसे 1661 में यूज़ किया था, सिर्फ टर्म को यूज़ किया था। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, फ्रेंच केमिस्ट, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली यूज़फुल डेफिनेशन दी, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दी एलिमेंट की। उन्होंने डिफ़ाइन किया एन एलिमेंट as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Element वो चीज़ है, वो बेसिक फॉर्म है मैटर का, जो कि कभी भी ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता सिंपल सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। यानी एलिमेंट जो है सिर्फ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होती है, जिसे हम ब्रोकन डाउन और ज़्यादा ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं। आप उसे यूनिट भी कह सकते हैं। Elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. फिर elements को भी classify किया गया है 3 categories में। So let us study about them one by one. सबसे पहले metals की properties आपको दी हुई हैं। They have a luster, that means they have a shine. They have silvery grey और golden yellow color. उनका specific color होता है, लगभग सारे metals का silvery grey और golden yellow color होता है। They conduct heat and electricity. As you all know कि metals जो होते हैं वो heat और electricity के बहुत ही अच्छे conductors होते हैं। They are ductile. Ductile का मतलब ये है कि उनको हम easily wires formation कर सकते हैं, metal से हम easily wires बना सकते हैं, यानी कि उनके अंदर एक property होती है ductility. दे आर malleable. Malleability एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसे हैमर से थिन शीट्स बना सकते हैं। उनकी आपने देखा होगा कि शीट्स होती हैं, मेटल की शीट्स आती हैं अलग अलग डायमीटर्स की, अलग अलग विड्थ की, तो उस प्रॉपर्टी को malleability कहा जाता है। दे आर sonorous. Sonorous that means make a ringing sound when hit. जब उन्हें हिट किया जाए तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, तो ये प्रॉपर्टी भी उनमें प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। मरकरी एक एक्सेप्शनल है इनमें से, और इसका एक्सेप्शन ये है कि ये सिर्फ ऐसा अकेला मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी सब मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट ये एक अकेला ऐसा मेटल है मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। Next we have is non-metals. Non-metals usually show some or all of the following properties. They display a variety of colors. बहुत सारे colors के होते हैं non-metals. They are poor conductors of heat and electricity. Heat और electricity को conduct नहीं करते हैं non-metals.
दे आर नॉट लस्टरस, ना वो लस्टरस होते हैं, ना सोनरस होते हैं, ना मेलेबल होते हैं, यानी कि ना तो वो शाइन करेंगे, ना वो रिंगिंग शो करेंगे, ना वो थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन का कोक, कोल और कोक एग्जांपल में हम ले सकते हैं। जो एक कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन माना जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट मीन्स वो एक एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल्स का। ब्रोमीन एंड क्लोरीन, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो नॉन मेटल्स की शो करते हैं। इसीलिए ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Next we have this paragraph is given in your books, more to know, let us read this also. The number of elements known at present are more than 100. 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made. आज के डेट में बहुत सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स, एक्चुअली इससे भी कहीं ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं एंड उनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकर हैं। नेचुरली अकर मीन्स हमें नेचर में इजीली मिल जाते हैं वो, और बाकी जो हैं उसके रेस्ट जो है वो सब मैन मेड हैं, ओके, यानी कि इंसान ने उन्हें बनाया है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में रहते हैं। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल है मरकरी और ब्रोमीन, जिसमें से मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीशियम become liquid at a temperature slightly above room temperature 303 Kelvin. गैलियम और सीशियम ऐसे हैं जो कि 03 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है उस वक्त, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा उस वक्त ये जो है वो लिक्विड स्टेट में हो जाएंगे। Next topic we have is compounds. A compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Compound वो substance होता है जो एक से ज़्यादा elements को से composed होता है और chemically combine किया जाता है ये fixed proportion के अंदर। बहुत सारे compounds हैं जो कि एलिमेंट्स से मिल कर के बनते हैं। What do we get when 2 or more elements are combined? So जब हम दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कंपाउंड मिल जाएगा एक। So an activity is given in your books. Let's read this activity. What this activity say? Divide the class into 2 groups. आपकी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए और एक ग्रुप को आपको गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स को आपको 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स देनी है और 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर देना है चाइना डिश के अंदर। ग्रुप 1 क्या करेगा, ग्रुप 1 करेगा मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। वो मिक्स कर देगा आयरन की फिलिंग्स को और सल्फ़र की पाउडर को मिक्स करके उससे क्रश कर देंगे ताकि वो और ज़्यादा मिक्स हो जाए। ग्रुप सेकंड क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उसे पहले तो मिक्स करना है, क्रश करना है दोनों को और फिर इस मिक्सचर को हीट करना है और इतना स्ट्रांगली हीट करना है कि वो रेड हॉट हो जाए और फिर उसे रिमूव फ्लेम को हटा देना है और इस मिक्सचर को कूल होने के लिए छोड़ देना है। फिर ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। अब दोनों ग्रुप्स को, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को
मैग्नेटिज्म के लिए चेक करना है, यानी कि उन्हें एक मैग्नेट लानी है इस मिक्सचर के पास में और चेक करना है कि कौन से मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फिर दोनों के टेक्सचर को, कलर को और जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ है उसको ऑब्टेन करना है दोनों ग्रुप्स को। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, यानी कार्बन डाइसल्फाइड आपको ऐड करना है और 1 पार्ट में ही ऐड करना है। जो भी मटेरियल बना है उसके एक पार्ट में आपको ये ऐड करना है। स्टिर वेल एंड फिल्टर, उसे मिलाइए अच्छे से और फिल्टर कर लीजिए। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल obtained. No teacher supervision is necessary for this activity. फिर आपको जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl लेना है, यानी कि इस सॉल्यूशन को एसिडिफाइड करना है, तो इसलिए हमें कोई सा भी डाइल्यूट एसिड उसमें ऐड करना है। परफॉर्म ऑल दी अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली, और ये सारे स्टेप्स जो है फिर अलग अलग आयरन और सल्फर के साथ में अलग अलग करने हैं। सो इस एक्टिविटी को करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पे आपसे पूछा है, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम। जो दोनों ग्रुप्स ने मटेरियल ऑब्टेन किया है क्या वो सेम दिखेंगे? नहीं, वो सेम नहीं दिखेंगे, बिकॉज एक में तो केमिकल चेंज हो चुका है और एक में सिर्फ हमने क्रश किया था उसे, तो वो जो है वो अलग अलग दिखेंगे दोनों। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से जिस ग्रुप ने ऑब्टेन किया है मटेरियल को वो ग्रुप 1 होगा, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ फिज़िकली ही मिक्स किया था, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ था, तो आयरन जो है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। नेक्स्ट वी हैव, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। क्या हम मटेरियल जो ऑब्टेन हुआ है उसके क्या केमिकल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं? तो ग्रुप फर्स्ट वाले तो कर सकते हैं, बट ग्रुप सेकंड वाले जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ग्रुप सेकंड में केमिकल चेंज अकर हो चुका है और अब इजीली सेपरेट करना मुश्किल है सब्सटेंसेस को। On adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, did both the groups obtain a gas? Did the gas in both the cases smell the same or different? सो इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। सबसे पहले तो कि जब हमने उसमें डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मीन्स HCl ऐड किया, तो गैस तो ऑब्टेन होगी और दोनों में अलग अलग गैस ऑब्टेन होगी। जो ग्रुप 1 है उसके अंदर हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी और हाइड्रोजन जो होती है कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कंबस्टेबल होती है, और कंबस्टेबल होने की वजह से आपको ये क्लास में कंडक्ट करने का, ये कंबशन टेस्ट करने का एडवाइस नहीं दिया गया है, आपको क्लास में कभी भी ये नहीं करना है। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड में जो गैस ऑब्टेन होगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है दोनों गैसेस की, डिफरेंट स्मेल हमें ऑब्टेन होगी। जो H2S है उसकी रॉटन एग्स जैसी स्मेल होती है और जो हाइड्रोजन होती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, इट इज़ एन ऑर्डरलेस गैस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड that the products obtained by both the groups show different properties, though the starting materials were the same. तो हमने देखा कि जो दोनों ग्रुप्स ने जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए उन सब ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो की, जबकि जो स्टार्टिंग मटेरियल था दोनों ने क्या लिया था, दोनों ने आयरन लिया था और सल्फ्यूरिक पाउडर लिया था, हमने सल्फाइड पाउडर लिया था। ग्रुप फर्स्ट हैज़ कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ physical change, whereas in case of group second a chemical change has taken place. ग्रुप फर्स्ट में फिज़िकल चेंज हुआ था और ग्रुप सेकंड में केमिकल चेंज हुआ था। यही रीज़न है कि दोनों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो किया है। The material obtained by group 1 is a mixture of the two substances. The substances given are the elements iron and sulfur. जो ग्रुप 1 से ऑब्टेन हुआ हमें सब्सटेंस वो सिर्फ एक मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, और जो सब्सटेंसेस थे वो आयरन और सल्फर था।
द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमने पहले ही भी पढ़ा हुआ है इसको कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जिन कंपोनेंट से वो मिलकर के बना हुआ है, जिन सब्सटेंसेस से वो मिलकर के बना हुआ है, उन्हीं के बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ पे आयरन और सल्फ़र से मिलकर के बनी हुई थी, तो इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी इन दोनों पर ही डिपेंड होगी। The materials obtained by group second is a compound, but जो ग्रुप सेकंड में हमें मटेरियल ऑब्टेन हुआ है वो दो एलिमेंट्स के केमिकल चेंज से ऑब्टेन हुआ है, तो वो एक कंपाउंड बन चुका है। और जब हमने दो एलिमेंट्स को हीट किया स्ट्रांगली तो हमें एक कंपाउंड मिला, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट थी कंबाइनिंग एलिमेंट्स से। यानी आयरन और सल्फ़र की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस कंपाउंड की, जो हमें कंपाउंड मिला उससे काफ़ी डिफरेंट होंगी। The composition of a compound is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer. So, जो composition होता है compounds का वो same रहता है। एक compound के अंदर जो भी कंपोजिशन होगा पार्टिकल्स का वो सेम रहेगा, और उसका टेक्सचर भी हम देख सकते हैं, उसका कलर भी हम देख सकते हैं कि वो पूरा सेम होता है। और फिज़िकल और केमिकल नेचर जो है मैटर का वो हम ग्राफिकली एक यहाँ पर आपको इस टेबुलर फॉर्म में शो किया हुआ है। मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड। मिक्सचर के अंदर सिर्फ वो एक साथ मिक्स होते हैं और कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि कंपाउंड जो है उसके अंदर एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ताकि एक नया कंपाउंड बन सके। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का कंपोजिशन वेरी कर सकता है, जबकि कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है। A mixture shows the properties of the constituent substances. मिक्सचर हमेशा अपने constituent substances के properties show करता है, जबकि जो compound है उसकी जो properties होती हैं वो completely different होती हैं। The constituents can be separated fairly easily by physical methods. मिक्सचर में हम physical method से constituents को separate कर सकते हैं, जबकि compound में फिज़िकल मेथड से नहीं कर सकते हैं। केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें सेपरेट करना होता है। सो लास्ट में आपको ये पूरा एज अ समरी दिया हुआ है कि मैटर जो होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, प्योर सब्सटेंसेस में या फिर मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। और मिक्सचर्स जो हैं वो उनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है और वो भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं और ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते हैं, और एग्जाम्पल है कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। और वहीं कंपाउंड्स के अंदर आपको दिया हुआ है कि उनका फिक्स कंपोजिशन होता है और केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रोकन डाउन हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट। देन होमोजीनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल। और हेट्रोजीनस वो होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जिनका फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। जब आप हेट्रोजीनस के बारे में तो वैसे ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। सपोज़ कर फिर भी आप समझ लीजिए कि सॉल्ट के अंदर आप सैंड को ऐड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा यूनिफॉर्म उसका कंपोजिशन हो सकता है कहीं पे सॉल्ट के साथ ज़्यादा पार्टिकल्स हो, कहीं पे सैंड के ज़्यादा पार्टिकल्स हो, तो उस केस में वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। मेटलॉइड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस यू कैन टेक नोट एज अ डेफिनेशन। सो लास्टली मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है, इस रेड बटन को क्लिक करना है आप सबको, ताकि जो फर्दर चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकें। मैं भी कभी आपको लिंक सेंड ना कर पाऊँ उस केस में।
और साथ ही साथ जब आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर पास में एक बेल आइकन भी होगा, तो इसे भी आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने से क्या होगा, इसे क्लिक करने से आपको सारे के सारे जो नोटिफिकेशंस है वो मिलेंगे अगर आप ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो। सो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ, कंप्लीट हो चुका है। एंड आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर watch and like, share, subscribe and comments are compulsory.